हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब। और आज मैं आपके साथ एक नया सब्जेक्ट लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, बट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो वो सब्जेक्ट है मेटेरोलॉजी एंड जियोग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या इंक्लूड हुआ है और ये सब्जेक्ट पढ़ना हमारे लिए क्यों बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो दिस कोर्स कंटेन्स 2 पार्ट। ये कोर्स में 2 पार्ट्स है। पहला है मेटेरोलॉजी और सेकंड है जियोग्राफी। तो मेटेरोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। तो मेटेरोलॉजी क्या है कि जो हम एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं उसी को मेटेरोलॉजी कहते हैं। और जियोग्राफी क्या है, तो जियोग्राफी हमने ऑलरेडी अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि स्टडी ऑफ द अर्थ होगा, उसे ही हम जियोग्राफी बोलेंगे। तो जियोग्राफी स्टडीज अर्थ एज अ होम ऑफ मैन। इट अटेम्प्ट्स टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो जो ये जियोग्राफी होगा वो मैन और उसके एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसी को फाइंड आउट भी करेगा। बट हम ये फिशरीज के फील्ड में ये सब्जेक्ट हमारे लिए क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। एज फिशरीज इज कंसर्न, नॉलेज ऑफ मेटेरोलॉजी एंड जियोग्राफी इज एसेंशियल फॉर फिश श्रिम्प फार्मिंग एक्टिविटी एज वेल एज कैप्चर फिशरीज। तो ये जो मेटेरोलॉजी एंड जियोग्राफी है उसकी नॉलेज हमें फिश और श्रिम्प फार्मिंग की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने में और कैप्चर फिशरीज की एक्टिविटी को भी रेगुलेट करने में हमें इन दोनों का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दिस कोर्स इम्पार्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन वेदर एंड क्लाइमेट, क्लाउड, विंड, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, थंडरस्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून विच आर हेल्पफुल इन फिशरीज एक्टिविटी। तो ये कोर्स हमें इंफॉर्मेशन देगा वेदर और क्लाइमेट के बारे में। जो हम वेदर फॉरकास्ट देखते हैं रोज़, वही इंफॉर्मेशन हमें फिशरीज के फील्ड में चाहिए होता है, क्योंकि जो फिशरमैन्स होते हैं वो ओशंस में, सीज में फिशिंग करने जाते हैं। तो उनको अगर पहले से पता होगा कि साइक्लोन आने वाला है, हिट होने वाला है, तो दे विल बी मोर प्रिपेयर, राइट। सो इनका इंफॉर्मेशन होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे फिशरीज फील्ड में। तो चलिए देखते हैं मेटेरोलॉजी क्या है। तो हमने ऑलरेडी देखा कि मेटेरोलॉजी है वो एटमॉस्फेयर की स्टडी है। तो द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। तो द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लार्ज एनवलप ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है, जो अर्थ है वो पूरे उसके सराउंडिंग में पूरे गैसेस का एनवलप्स है। एनवलप्स मीन्स लेयर्स है, गैसेस के लेयर्स, बस उसी को ही हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे। तो अब देखेंगे डिवीजन ऑफ मेटेरोलॉजी। तो मेटेरोलॉजी के 3 डिविजन्स है। पहला है मराइन मेटेरोलॉजी। मराइन मेटेरोलॉजी मीन्स जो हम ओशंस और सीज के जो एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं उसी को मराइन मेटेरोलॉजी बोलेंगे। सेकेंड है एरोनॉमी। तो इन्वेस्टिगेट्स बोथ द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड द चेंजेस दैट अकर्स इन दिस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स। तो जो ये एटमॉस्फेयर है उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो भी चेंजेस आएगी ड्यू टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्स, बस उसी का ही वो स्टडी करेंगे। और थर्ड है बायोमेट्रोलॉजी। बायोमेट्रोलॉजी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट है, मीन्स कैसा उनका रिलेशनशिप है, बस वही स्टडी करेंगे इस बायोमेट्रोलॉजी में। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें टोटल 5 लेयर्स है, जो कि फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर, सेकंड इज स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड इज मेसोस्फियर, फोर्थ इज थर्मोस्फियर एंड फिफ्थ इज एक्सोस्फियर। तो हम ये पूरे सारे लेयर को हम अब डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़ें। फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर में जो अर्थ का पूरा वेदर है, जो हम रोज़ देखते हैं वेदर है, वो टोटल 75% ऑफ टोटल मास होगा, वो
पूरा ट्रोपोस्फियर लेयर में ही होगा। तो अर्थ्स वेदर ऑक्यूपाई एन अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इट इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। मीन्स अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका सबसे लोएस्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर। And it starts at the surface of the earth and goes up to the height of 7 to 20 किलोमीटर। मतलब अर्थ की सरफेस से 7 to 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होगा, वो पूरा लेयर ट्रोपोस्फियर होगा। And the boundary between the troposphere and stratosphere is called the ट्रोपोपोज। मतलब जो बाउंड्री ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर इज द लेयर आफ्टर द ट्रोपोस्फियर। मतलब जो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच की जो बाउंड्री होगी उसको हम ट्रोपोपोज बोलेंगे। एंड द टेम्परेचर एट द ट्रोपोपोज इज of the order of -80 degree Celsius over the equator and around -56 degree Celsius over the pole। जो ट्रोपोस्फियर का टेम्परेचर होगा वो इक्वेटर पर वो -80 डिग्री सेल्सियस होगा और पोल पे -56 डिग्री सेल्सियस होगा। अब हमारा सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर इट इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर फाउंड अबव द ट्रोपोस्फियर एंड इट एक्सटेंड्स अप टू द 50 किलोमीटर ऑफ हाइट। मतलब ट्रोपोस्फियर जो लेयर हो गया उसके बाद का जो 50 किलोमीटर्स होगा वही स्ट्रेटोस्फियर लेयर होगा। एंड इट इज़ आइसोथर्मल लेयर फॉलोड बाय अ रीजन ऑफ इन्वर्शन एक्सटेंडिंग अप टू नियरली 50 किलोमीटर। बस वही कि वो जो लेयर होगा वो आइसोथर्मल लेयर होगा। This rise in temperature is due to the absorption of ultraviolet radiations in the ozone layer। और इस लेयर में जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो किस वजह से होगा, क्योंकि जो ये जो लेयर है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा ओजोन लेयर में से, इसीलिए इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। Sometimes temperature get rapidly warm mainly in the higher latitudes as 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी कोई जो हायर लेटीट्यूड्स हो गए वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा वार्म हो जाएगा जो कि 30 to 40 डिग्री सेल्सियस तक रीच होगा और उसी को हम बोलेंगे एक्सप्लोसिव वार्मिंग ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। अब हमारा थर्ड लेयर है मेसोस्फियर। तो इट इज़ अबव द स्ट्रेटोस्फियर इज द मेसोस्फियर एक्सटेंडिंग फ्रॉम रफली 50 to 80 किलोमीटर्स। मतलब जो स्ट्रेटोस्फियर लेवल ख़त्म होता है उसी के बाद का जो 50 to 80 किलोमीटर्स है वो हमारा मेसोस्फियर लेयर होगा। और द टेम्परेचर इन दिस रीजन वंस अगेन डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, लोवरिंग टू अबाउट -95 डिग्री सेल्सियस एट द मेसोपोज अराउंड 80 किलोमीटर्स। मतलब जो टेम्परेचर होगा वो अब मेसोस्फियर में डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे एल्टीट्यूड डिक्रीज होगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी लोअर होता जाएगा जो कि -95 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अब हमारा फिफ्थ लेयर है थर्मोस्फियर। तो द टेम्परेचर राइज रैपिडली अबव द मेसोपोज reaching nearly 1000 degrees Celsius by about 300 किलोमीटर। दिस रीजन इज नोन एज थर्मोस्फियर। तो थर्मोस्फियर में जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ही रैपिडली इंक्रीज होगा जो कि 1000 डिग्री सेल्सियस तक रीच हो जाएगा बाय अबाउट 300 किलोमीटर्स और इसी को हम थर्मोस्फियर बोलेंगे। और फिफ्थ है हमारा एक्सोस्फियर। तो द लाइटर gases, hydrogen and helium slowly becomes free of the Earth's gravitational field and escape to the space by about 600 किलोमीटर। मतलब जो लाइटर गैस है जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, वो स्लोली अर्थ के जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें से एस्केप होकर वो स्पेस में चला जाएगा। और दिस रीजन हैज़ बीन नेम्ड एज एक्सोस्फियर विच ग्रेजुअली मर्ज इनटू द इंटरप्लैनेटरी स्पेस। और इस रीजन को हमने एक्सोस्फियर नाम दिया है क्योंकि ये जो लेयर है वो धीरे धीरे इंटरप्लैनेटरी स्पेस जो स्पेस है उसमें मर्ज हो जाएगा इसीलिए। अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो कि जो एटमॉस्फेयर है वो किन किन चीज़ों से बना है।
So the atmosphere we live is a mixture of gases composed mainly of. तो जो एटमॉस्फेयर है वो इन सारी गैसेस का मिक्सचर है जो हम आगे देखेंगे। तो पहला है नाइट्रोजन विच इज़ 78%, ऑक्सीजन विच इज़ 21%, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ 0.03%, and 1% is a trace gases such as argon, carbon dioxide, neon, helium, krypton, xenon, hydrogen, ozone, methane, sulfur dioxide, nitrogen oxide. अब water vapors, तो water vapors depend on the latitude, temperature, wind and atmospheric system. जो water vapors है वो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड होगा, जो कि latitude है, temperature है, wind है और atmospheric system है। और water vapor decreases as altitude increases. तो जब altitude increase होगी water vapor होगा वो decrease होगा। तो अब हम देखते हैं aerosols। तो the atmospheric aerosols are the suspension of fine solid and liquid particles in the atmosphere. तो जो ये सस्पेंशन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स है वो एटमॉस्फेयर में सस्पेंशन है, बस उसी को ही हम एरोसोल बोलते हैं। और दिस clouds of suspended matter range from dust and smoke to mist, smokes and haze, and some enters the atmosphere from volcanic eruption or dust storms. और ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स का जो क्लाउड है उसमें जो डस्ट, स्मोक, मिस्ट, स्मोक, हेज ये सब इंक्लूड हुआ है, मतलब ये सब चीज़ों का ही एक क्लाउड बन जाता है सस्पेंडेड पार्टिकल्स। और कभी कभी वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है या फिर डस्ट स्टॉर्म होता है उसी के वजह से भी ये सारे पार्टिकल्स होते हैं वो इन सस्पेंडेड क्लाउड्स में मिक्स हो जाते हैं। Okay, so this is the end of our video. Thank you so much. We will meet in another video with amazing and interesting topic and subject. So stay tuned with us, and the notes of this video is available on our Instagram account. So guys, do check and do follow us. Thank you so much.